हेलो दोस्तों, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है दहन और ज्वाला। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है दहन। दहन क्या होता है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। मतलब एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के उसमें क्या देता है? ऊष्मा देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दहन बोलते हैं। अब अगला पॉइंट है, जिस पदार्थ का दहन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ बोलते हैं। इसे हम लोग ईंधन के नाम से भी जानते हैं, मतलब इसे हम लोग ईंधन भी कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कागज, मिट्टी का तेल, मतलब जो भी चीजें पदार्थ जल सकती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दाह्य पदार्थ, या इसी को हम लोग ईंधन भी बोलते हैं। ठीक है। जिन पदार्थ का दहन नहीं होता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अदाह्य पदार्थ बोलते हैं। उदाहरण के लिए लोहे की कील, पत्थर और कांच। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा क्या है? ज्वाला। क्या है? ज्वाला। ज्वाला किसे बोलते हैं? जब किसी पदार्थ का दहन होता है तो उस समय उसमें से कुछ लपटें बाहर निकलती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जल रहा होता है तो उसमें से ऐसे लपटें निकलती हैं बाहर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है? जैसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। मतलब वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का ज्वलन ताप फिर इग्निशन टेम्परेचर बोलते हैं। तो वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। अब ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? तो ज्वलनशील पदार्थ उन्हीं को बोलेंगे जिनमें ज्वलन होता है। तो ज्वलनशील पदार्थ जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी पदार्थों को हम लोग बोल देंगे ज्वलन पदार्थ, ज्वलनशील पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जिनका ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर पे वो आसानी से जल जाए और ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोलियम, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसे हम लोग एलपीजी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगला टॉपिक हमारा है, हम लोग आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? जैसे आग लगने के लिए हमें क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, मतलब एयर की जरूरत होती है। एयर मतलब ऑक्सीजन की। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। इसका मतलब अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को हम लोग काट दें तो आग पे हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। तो ये पहला मेथड है। और दूसरा मतलब यहाँ पे क्या मेथड है? आग उत्पन्न करने के लिए तीन आवश्यकता है, मतलब अगर आग कहीं लगना है तो उसके लिए तीन चीज चाहिए। ईंधन चाहिए, ठीक है, जिसको जलना है। वायु मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति, बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। ऊष्मा, ऊष्मा क्या था? मतलब जब तक हीट नहीं रहेगा, मतलब तापमान उसको नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे, ऊष्मा नहीं देंगे, तब तक कोई चीज जलेगा नहीं। तो ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊष्मा। मतलब इन तीनों पदार्थों में से कोई एक चीज हटा दें तो आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ईंधन, ईंधन नहीं रहेगा तो जलेगा क्या? वायु, ऑक्सीजन की आपूर्ति हट गई, मतलब वायु ऑक्सीजन की सप्लाई कट गई तो भी नहीं जलेगा। और ऊष्मा मतलब अगर हीट ना दिया जाए तो कैसे कोई चीज जलेगा? ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब देखते हैं अगला, दहन के प्रकार। दहन के प्रकार दो होते हैं, एक हमारा तीव्र दहन होता है, एक हमारा स्वतः दहन होता है। तो तीव्र दहन क्या होता है? इस प्रकार का दहन जिसमें गैस तेजी से जलने लगती है और ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तीव्र दहन बोलते हैं। स्वतः दहन क्या होता है? इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ क्या उठने लगे, जलने लगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वतः दहन। नाम से क्लियर, स्वतः दहन। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, ईंधन क्या होता है? ईंधन मतलब फ्यूल क्या होता है? घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत, जैसे लकड़ी, काष्ठ कोयला, ठीक है, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि, ये सब पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। ईंधन मतलब होता है जो हम लोग ऊष्मा के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा ईंधन वह होता है, मतलब अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं? सहजता से उपलब्ध, मतलब आसानी से मिल जाए, सस्ता भी हो, ये नहीं बहुत महंगा हो, वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता हो, मतलब वायु में आसानी से जल जाए। ठीक है। या अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। जैसे मान लीजिए हमें अधिक मात्रा में ऊष्मा चाहिए और कोई ऐसा पदार्थ हम लोग जला रहे हैं तो उसमें ऊष्मा ही बहुत कम निकल रहा है, तो हमारे लिए ईंधन नहीं, अच्छा ईंधन वो नहीं है। तो पर्याप्त मात्रा में जिससे ऊष्मा उत्पन्न हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। अवांछनीय मतलब एक ऐसा पदार्थ जिसकी नीड नहीं होती, अनवांटेड मतलब पदार्थों को ना छोड़ता हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक अच्छा ईंधन बोलते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ईंधन दक्षता। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूल इफिशियंसी। तो ईंधन दहन प्रक्रिया द्वारा जारी ऊर्जा का वह अनुपात जो उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया था उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन दक्षता। इसका मतलब क्या हुआ? ईंधन दक्षता क्या होता है? उससे जो ऊष्मा मिली है उसको हम लोग यूज कर सके, मतलब कितनी मात्रा में, कितने अनुपात में उस ऊर्जा को हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं? ईंधन दक्षता बोलते हैं। वाहनों के लिए इसे मील प्रति गैलन में मेजर करते हैं या फिर किलोमीटर प्रति लीटर में इसको मापा जाता है। मतलब जो वाहन होते हैं इसमें अगर किसी ईंधन का दक्षता मेजर करना है तो मील प्रति गैलन या फिर किलोमीटर प्रति लीटर मेजर किया जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला है ऊष्मीय मान। क्या है? ऊष्मीय मान क्या होता है? किसी ईंधन में 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसी क्या कहलाती है? ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मतलब किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग जलाते हैं, मतलब 1 किलोग्राम पदार्थ को जब जलाते हैं तो उससे जितनी मात्रा में हमें ऊष्मा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊष्मीय मान बोलते हैं। ठीक है।
ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए अगर ऊष्मीयमान का तुमसे आपसे क्या पूछा जाए, यूनिट पूछा जाए, मात्रक क्या होता है, तो किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, इसका ऐसा यूनिट। ठीक है, अगला पॉइंट है ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। मतलब जब ईंधन कोई चीज जलता है तो उससे कुछ हानिकारक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लकड़ी, कोयला, ठीक है, कोयल नहीं कोयला है, ठीक है, कोयला, पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। मतलब ये बिना जले भी क्या होते हैं, कार्बन के बने होते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं। प्रदूषक मतलब जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं वो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रदूषक बोलते हैं। जो दमा जैसे श्वास रोग क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। अगला पॉइंट है इन ईंधन का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, जो अत्यंत विषैली गैस और बंद कमरे में कोयला जलाना, मतलब बंद कमरे में अगर कोयला को जलाते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब अगर किसी भी ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, पूरी तरीके से नहीं दहन होता, तो उससे कौन सा गैस निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे हम लोग दम घोटू गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस। जब हम लोग केमिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लोग डिटेल से कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इतना समझना है, दम घोटू गैस बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड कहीं पे निकल रहा हो, बंद कमरे में अगर कमरा बंद करके ईंधन या मतलब कुछ भी ऐसा यूज किया जा रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, तो ये सबसे पहले बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को घटा देगा। इंसान को धीमे धीमे नींद आएगी, सुस्ती होगा और इंसान बिना परेशान हुए ऐसे मर जाएगा। इसलिए इसमें दम घुट के इंसान मर जाता है, इसलिए तो क्या बोलते हैं, दम घोटू गैस बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड से कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है। यही पॉइंट हुआ। ठीक है, अगर बंद कमरे में हम लोग कोयला जला रहे हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा और इंसान मतलब दम घुट के उसका इंसान की मृत्यु हो जाएगी। अगला पॉइंट है अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। क्वेश्चन पूछता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेन रीजन किसका होता है, CO2, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जब इसका मात्रा अधिक हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, मतलब विश्व तापन, वैश्विक तापन, विश्व का जो टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, जिससे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके लिए मुख्य रीजन किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है। ठीक है, अगला है कोयल नहीं, एक कोयला और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह धम गोटू और संक्षारक होता है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसका दम इससे दम घुटता है, मतलब दम घोटू है, और ये संक्षारक गैस होता है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसे हम लोग SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये दोनों वर्षा के जल में जाके मिल जाते हैं और वो क्या बनाते हैं, एसिड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। और ये दोनों एसिड वाटर के साथ मिलकर पृथ्वी पर आते हैं और वो जो वाटर होता है, मतलब जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वो अम्लीय वर्षा हो जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है, इमारतों के लिए, मतलब सभी जीवों के लिए हानिकारक होता है। बेसिकली जो इमारत होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे ताजमहल का जो पीला रंग पड़ रहा है, इसी अम्ल वर्षा के कारण ही हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अम्ल वर्षा को क्या बोलते हैं, बिल्डिंग का कुष्ठ रोग बोलते हैं, इमारतों का कुष्ठ रोग बोला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अगला हमारा है CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। मतलब CNG जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, पहले सिर्फ मोटर वाहनों में इसका उपयोग किया जा रहा है और डीजल पेट्रोल के स्थान पे अब CNG का उपयोग हो रहा है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है या नहीं के बराबर होता है। मतलब इससे पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता, पर्यावरण के लिए अच्छा है। ठीक है, CNG, इसे हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। मतलब पौधे और जंतुओं का संरक्षण कैसे करना। सबसे पहला टॉपिक है वन उन्मूलन। वन उन्मूलन नाम से क्लियर, वन का उन्मूलन करना, वनों को काटना। ठीक है, वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, वनों को काटकर उनके जो भूमि को यूज करना क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। मतलब जो वनों में पेड़ काटे जाते हैं, किन कारणों से काटे जाते हैं, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, कृषि के लिए क्या करना, भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखाने का निर्माण, ठीक है, फर्नीचर बनाने और लकड़ी का ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया था। ठीक है, अब वन उन्मूलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वन उन्मूलन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट क्या हो सकते हैं। वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौम जल जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसका भी निम्नीकरण होता है। मतलब जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, इसका लेवल क्या होता है, नीचे चला जाता है। वन उन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होती है। मतलब जो हमारा नेचर है उसमें क्या होता है, डिसबैलेंस होने लगता है। क्या होता है, डिसबैलेंस होने लगता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा मरुस्थलीकरण। मृदा के ऊपरी परत हटाने से नीचे के कठोर चट्टान दिखाई देने लगते हैं। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है। ह्यूमस क्या होता है, हमारा कार्बनिक पदार्थ होता है, जो जैविक पदार्थों के अपघटन से बनता है। ठीक है, इसमें हाई मात्रा में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम हो जाती है और धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में बदल जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मरुस्थलीकरण, मतलब भूमि का मरुस्थल में बदल जाना क्या होता है, मरुस्थलीकरण होता है। अगला जैव विविधता, जिसे हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। एक सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले जानवरों और पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव विविधता कहलाती है। अब यहाँ पे नोट ध्यान रखना, वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र आदि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। तो वह क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। जैसे हम लोग स्ट्रेटेजी में पढ़ते हैं ना, ये वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, जैसे काजीरंगा कहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ना, सुंदरवन कहाँ पे, ये सब जैसे नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये सब कहाँ पे है, तो ये क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क इसे बोलते हैं। वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। अगला सॉरी अगला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये क्या होता है, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। अगला हमारा जैवमंडल आरक्षण क्या होता है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अगला पॉइंट है पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित। पंचमढ़ी कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी क्या है, मतलब ये सतपुड़ा की एक चोटी है पंचमढ़ी। ठीक है, इसे हम लोग सतपुड़ा की रानी भी बोलते हैं पंचमढ़ी को। ठीक है, सर्वोच्च चोटी नहीं, सर्वोच्च चोटी तो उसका हो जाएगा धूपगढ़ होता है। ठीक है, तो पंचमढ़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। ठीक है, ये पॉइंट अपना ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट चले जाओ यहाँ पे, जब आ जाओ। अगला पॉइंट है पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो सबसे पहला है वनस्पति जात। वनस्पति जात मतलब पेड़ पौधे, ठीक है, प्लांट। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहलाता है। अब प्राणी जात मतलब जो जानवर रहता है, जिसमें इंसान और जानवर सभी आ जाएंगे। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र का कहलाता है, प्राणी जात कहलाती है। पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष प्रकार के प्रजाति पाए जाते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति बोलते हैं। अब इसमें बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो विशेष क्षेत्र नाम तो क्लियर है कि किसी विशेष क्षेत्र में जो विशेष प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति बोलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। वन्य प्राणी अभ्यारण्य क्या होता है, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, मतलब ये आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल बोलो तो मैन मेड, मतलब ह्यूमन के द्वारा कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पे वन प्राणी एवं जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, वन्य जीव क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहते हैं। वन अभ्यारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारने या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः क्या होता है, प्रतिबंध होता है। सबसे पहले इसमें देखते हैं चिड़ियाघर। चिड़ियाघर क्या होता है, यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ प्राणी अपने कृत्रिम आवास में सुरक्षित रहते हैं। मतलब यहाँ भी उन्हें, जैसे जो कोई जानवर है, जैसे मान लीजिए शेर है, वो जंगली आवास में प्राकृतिक उसका क्या हो जाएगा, आवास हो जाएगा। उसी प्राकृतिक आवास को मतलब एक कृत्रिम रूप से आवास उसको प्रदान किया जाता है, कहाँ पे, चिड़ियाघर में। ठीक है, यहाँ पे उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जाता है, सारी चीजें। संकटापन्न जंतु। संकटापन्न जंतु किसे बोलते हैं, ऐसे जंतु जिनकी संख्या मतलब एक निश्चित स्तर से अगर नीचे भी गिर गई, मतलब उनकी संख्या घट रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकटापन्न। ऐसे जंतु हम लोग संकटापन्न जंतु बोलते हैं, जो विलुप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए सफेद हाथी, शेर, जंगली भैंसा, बारहसिंगा। ठीक है, अगला है रेड डाटा बुक। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है, रेड डाटा बुक में ऐसे जीवों को एक लिस्ट बनाई जाती है जो संकटापन्न स्तर के नीचे चले गए, मतलब विलुप्त होने वाले, उनको रेड डाटा बुक में दर्ज कर दिया जाता है। इसके बाद सभी मतलब पूरे ब्रह्मांड, मतलब पूरे दुनिया के जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जितनी भी सरकारें होती हैं, कि उन जीवों का संरक्षण करे, उनका बचाव करे। ठीक है, तो ये रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया था, IUCN। ये NCERT में तो नहीं दिया, ठीक है, बट ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि रेड डाटा बुक किसके द्वारा जारी किया था, IUCN के द्वारा जारी किया था। यह पुस्तक जिसमें वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजाति का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे ठीक है पौधे, जंतु और अन्य प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक होता है। ठीक है, मतलब जो भी प्राणी है, मतलब प्राणी बोल रहे हैं, जानवर है या फिर कोई भी मतलब ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पे, उसको रेड डाटा बुक में क्या कर दिया, दर्ज कर दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा प्रवास। प्रवास हम लोग क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाना क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। कुछ प्रजातियों द्वारा अपने आवास से किसी निश्चित समय में बहुत दूर जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है, जिसे हम लोग माइग्रेशन बोलते हैं। प्रवास अधिकतर पक्षियों में पाया जाता है। जलवायु में परिवर्तन के कारण
प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वे यहाँ क्या देते हैं, अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका मूल आवास बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन हेतु अनुकूल नहीं होता। अगला पॉइंट है कागज का पुनर्चक्रण। हम जानते हैं 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। अतः हम कागज का पुनर्चक्रण मतलब होता है एक बार यूज किए फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर से रीयूज करें, ठीक है, फिर से बनाया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुनर्चक्रण बोलते हैं। तो हम कागज का पुनर्चक्रण वन उन्मूलन को कम कर सकते हैं। जब कागज का पुनर्चक्रण होगा तो पेड़ों को कम काटना पड़ेगा। कागज को पुनर्चक्रण कर 5 से 7 बार तक हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यदि कागज को अधिकतम बार पुनः चक्रित किया जाए तो 1 वर्ष में अनेक वृक्षों को बचाया जा सकता है, ठीक है। अगला है पुनर्वन रोपण। पुनर्वन रोपण मतलब काटे गए जो वृक्ष उनको फिर से लगाना क्या कहलाता है, पुनर्वन रोपण। इसमें नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं। अब अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है कोशिकीय संरचना एवं प्रकार, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कोशिका जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल क्या होता है, सभी सजीवों का मतलब सभी जीवों का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब बेसिक यूनिट होता है, मूलभूत इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इसका मतलब ब्रह्मांड में जितने भी जीव बने हैं किसके बने हैं, सेल से मिलकर बने हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। किसमें किया था, कॉर्क में। कॉर्क एक मृत कोशिका थी, क्या थी, मृत कोशिका। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे सबसे पहले सेल का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और सबसे पहले मृत कोशिका किसने खोज किया था, ये भी रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। अब मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका होती है। अच्छा मान लीजिए अगर जीवित कोशिका पूछ ले, लिविंग सेल, तो उसको एबी लीवनहॉग ने, एंटोइन लीवनहॉग ने किया था। किसने किया था, एंटोइन लीवनहॉग ने किया था। यहाँ पे नहीं दिया लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं की संख्या, मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकृति और साइज में क्या होती है, अलग अलग होती हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा एक कोशिकीय जीव, नाम से क्लियर, एक कोशिकीय जीव जिसे हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऐसे जीव जो एक कोशिका के बने होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। अब बहुकोशिकीय जीव मतलब बहुकोशिकीय मतलब मल्टी सेलुलर मतलब जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे मनुष्य हो गया, मुर्गी, ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर, घोड़ा, मतलब जितने भी जानवर हो गए वो सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। अब कोशिका की आकृति, क्या क्या साइज होता है, एक कोश के जीव अमीबा जिसकी आकृति अनियमित होती है। जैसे अमीबा हम लोग पढ़ते हैं ना, अमीबा का कोई साइज फिक्स नहीं होता, यह अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्तित लंबाई प्रवर्ध उभरे होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पादाप बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला नोट है, इसको ध्यान रखना, मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाले जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं भी होती हैं, ये भी क्या होता है, एक कोशिकीय संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदल सकता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल है ये एक कोशिका यूनिसेलुलर होता है और ये अपनी आकृति क्या कर सकता है, बदल सकता है, अपने शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग न्यूरस क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करके उसका स्थानांतरण करती है जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण और समन्वय का कार्य करती है। मतलब ह्यूमन बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है उसको नियंत्रण कौन करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं, सेल के बाहर एक लेयर होता है, ठीक है, मतलब ऐसे समझ लीजिए झिल्ली होता है एक, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होता है, इसके इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक मोटा सा लेयर होता है, ठीक है, जो इसको क्या करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, सुरक्षा देता है। इसको हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। और ये कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में नहीं पाया जाता। तो पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, मतलब बाउंड्री होता है, यहाँ इसके बाहर भी एक आवरण होता है, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। यह कोशिकाओं को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। टेंशन मत लीजिए, क्लास 9 का हम लोग बायोलॉजी कवर करेंगे, वहाँ पे डिटेल्स हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे तो जितना दिया हम लोग क्लास 8 में वही कवर कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका का साइज, मतलब कोशिका का साइज क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। अच्छा अगर मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में पूछा जाए, किसे पूछा जाए, ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटी कोशिका, ह्यूमन बॉडी में छोटी कोशिका, तो क्या हो जाएगा, स्पर्म, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु, स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। जो मेल के अंदर होता है, मतलब जो मेल गैमेट होता है, नर युग्मक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म। ये ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा होता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी पूछा है तो ओवम, जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं, ठीक है, जो फीमेल गैमेट होता है। और ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी, सबसे लंबी, बड़ी नहीं लंबी, सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो क्या होगा, तंत्रिका कोशिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अगला पॉइंट है कोशिका संरचना एवं प्रकार, मतलब सेल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन।
प्रत्येक जीव में अनेक अंग होते हैं जो सम्मिलित रूप से तंत्र बनाते हैं। किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करते हैं, मतलब कई सारे ऑर्गन, कई सारे अंग मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, इसमें कई सारे अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, वही बोल रहा है। जैसे पाचन, स्वांगीकरण और शोषण। ठीक है, प्रत्येक अंग पुनः छोटे भागों से बना होता है, इसे हम लोग ऊतक बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं ऐसे, जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी किससे मिलकर बनती है, सेल से। कोशिका, कई सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू, जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं। और कई सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंग बोलते हैं। और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन अंग तंत्र बनाते हैं। ठीक है, और कई सारे ऑर्गन तंत्र मिलकर एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं, जिसे हम लोग ऑर्गेनिज्म या जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मिलकर टिश्यू बनाए, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाए, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना, ऑर्गेनिज्म, एक कंप्लीट जीव बनाते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अगला हमारा कोशिका के भाग, मतलब पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो कोशिका के मूल घटक होते हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। कोशिका झिल्ली क्या होता है, किसी भी सेल के चारों तरफ का जो बाउंड्री होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, या इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। कि कोशिका द्रव मतलब सेल के अंदर जो द्रव, जो लिक्विड वाला पार्ट होता है हम लोग कोशिका द्रव बोलते हैं। और केंद्रक, इसके बीच में मतलब सेल के बीच में एक सेंटर होता है जिसे हम लोग ब्रेन बोलते हैं, सेल का ब्रेन बोलते हैं, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक या न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, तो कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। मतलब जो कोशिका द्रव होता है, जो कोशिका द्रव और केंद्रक हो गया, कोशिका झिल्ली, मान लीजिए कोशिका झिल्ली हो गया, अब इसी के अंदर हमारा क्या होगा, द्रव होगा, और इसी के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं, इसी के अंदर क्या होता है, परिबद्ध होता है। कोशिका झिल्ली क्या होता है, कोशिका झिल्ली जिसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, संरंध्र होती है, या विभिन्न पदार्थों के कोशिकाओं में आवागमन का क्या करता है, नियमन करती है। मतलब इसके अंदर, सेल के अंदर कोई पदार्थ जाएगा या इससे बाहर जाएगा, इसको नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। और ये कुछ चुनिंदे पदार्थ, मतलब जिनकी नीड होती है उन्हीं को अंदर जाने देता है। इसका मतलब ये नहीं जो चाहे अंदर जा सकता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य, सेमी परमेबल, मतलब ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देगा। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। तो अर्ध पारगम होता है, जबकि हम लोग कोशिका भित्ति भी जो पढ़े ना, वो पारगम होता है, परमेबल होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, कोशिका के केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र, हमारे बीच में क्या है, घनी और एकदम गोलाकार संरचना, हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली जैसे समान पदार्थ होती है। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, मतलब इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जेली जैसा पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड एकदम ऐसे पतला नहीं होता, ये जेली टाइप का होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, कोशिका द्रव क्या होता है, यह एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाया जाता है। कोशिका के अन्य संगठक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव में ही पाए जाते हैं। इसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी का हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल्स हो गए, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, इसी कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं। अब केंद्रक क्या होता है, न्यूक्लियस, यह एक गोलाकार संरचना है तथा इस कोशिका के मध्य भाग में स्थित, मतलब कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय झिल्ली। जैसे मान लीजिए हमारा न्यूक्लियस हो गया, सॉरी ये सेल हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। अब ये न्यूक्लियस जो केंद्रक है, ये भी एक लेयर से बना होता है, मतलब इसके बाहर भी एक झिल्ली होता है, जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसे हम लोग केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यह झिल्ली भी संरंध्र होती है। केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका न्यूक्लियोलस बोलते हैं, मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक मोटी सी संरचना होती है गोलाकार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अब केंद्रक में क्या पाया जाता है, केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, हम लोग आगे डिटेल से पढ़े, क्रोमोसोम क्या होता है, जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ये हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी जितना इसमें दिया हम लोग उतना ही खाली पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, या जीन के धारक है। जीन क्या होता है, एक इन्फॉर्मेशन होता है जो माँ बाप से उनके बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो जीन के धारक होता है, अनुवांशिक गुणों का जनक से अगली पीढ़ी तक स्थानांतरित करते हैं। मतलब ये जो जीन होता है, ठीक है, ये क्या करता है, अनुवांशिक गुण, मतलब जो हेरिडिटी प्रॉपर्टी होती है, वो माँ बाप से क्या करते हैं, उनके बच्चों में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। जीन क्या होता है, जीन सजीव में अनुवांशिक की इकाई है, मतलब अगर अनुवांशिक की इकाई पूछे तो हम लोग क्या लगाएंगे आंसर, जीन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। यह जनक से संतति, जनक मतलब माता पिता और संतति मतलब उनके बच्चे को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण को नियंत्रित करती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अगला है जीव द्रव, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर किसी कोशिका के अंदर जितना द्रव होता है उसी को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके अंदर हमारा कोशिका द्रव भी आ जाएगा। ठीक है, जो सेल क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव भी आ जाएगा, और हमारा साइटोप्लाज्म, उसका दूसरा हमारा न्यूक्लियस द्रव, मतलब जो न्यूक्लियर के अंदर भी द्रव होता है वो भी क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा, मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, जीव द्रव बनाते हैं। जीव द्रव की खोज सबसे पहले पुरकेंजे ने किया था। ठीक है, और जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था, हेक्सले ने कहा था। हम लोग क्लास 9th पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो सजीव कोशिका के समग्र संगठक को जीव द्रव, जिसे प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, इसमें कोशिका द्रव और केंद्रिका द्रव, मतलब न्यूक्लियर
न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ये दोनों क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। जीवद्रव कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। जो जीवद्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल उनको बोलते हैं प्रिमिटिव, मतलब जो पहले टाइम में थे। प्रिमिटिव मतलब जो बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं है, जिनका न्यूक्लियस बहुत अच्छे से मैच्योर नहीं है। इसका मतलब उनका जो न्यूक्लियस है, केंद्रक है, वो सुसंगठित नहीं है, उसके बाहर चारों तरफ झिल्ली नहीं है, अनुपस्थित है, झिल्ली नहीं है, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस तरह की कोशिका में केंद्रक सुसंगठित नहीं होता है तथा केंद्रक झिल्ली भी अनुपस्थित होती है। इसमें कोशिकांग झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता, मतलब इसके अंदर जो कोशिकांग होते हैं, सेल के जो ऑर्गन्स होते हैं, उनके चारों तरफ कोई झिल्ली नहीं होता, लेयर नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। जैसे जीवाणु हो गया, नीले हरे सवाल, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया। अब अगला यूकैरियोटिक कोशिका, जैसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसमें सुसंगठित रूप से, मतलब जितने भी ऑर्गन होते हैं पूरी तरीके से मैच्योर होते हैं। इसमें न्यूक्लियस मैच्योर होता है, उसके चारों तरफ क्या होता है, एक झिल्ली का आवरण होता है, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। जितने भी जंतु कोशिका हो गए, पादप कोशिका हो गए, प्याज की झिल्ली, ये सब क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक कोशिका में आता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। और मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका ओवम, जिसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं। और वैसे पूछा जाए सबसे छोटी कोशिका तो माइक्रोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है रिक्तिका। क्या होता है रिक्तिका? पौधों की कोशिका में केंद्रिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। तो ये रिक्तिका कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट कोशिका में। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, कहाँ पाया जाता है। अगला पॉइंट है रिक्तिका। रिक्तिका क्या होता है, पौधों की कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच रिक्त स्थान होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। रिक्तिका कहाँ पाया जाता है, सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है, साइटोप्लाज्म के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्तिका बोलते हैं। अब प्लास्टिड क्या होता है, प्लास्टिड भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया जाता है। और प्लास्टिड प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे क्लास 9 में, तो हम लोग प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे। 3 प्रकार का होता है हमारा, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है। लेकिन क्लास 8 एनसीईआरटी में सिर्फ क्लोरोप्लास्ट के बारे में दिया, ठीक है। तो रंगीन संरचनाएं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। यह केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। हरे प्लास्टिड, जो हरे प्लास्टिड होते हैं जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जैसे हम लोग पढ़े ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर देने का काम करता है फूड को, मतलब जितने भी फ्लावर होते हैं फूड, उनको कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को स्टोर करता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ये भोजन बनाने का काम करता है। हम लोग आगे से डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति, जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, ये पादप में तो होता है, लेकिन जंतु में क्या होता है, अनुपस्थित, अब्सेंट होता है, इसमें जंतु कोशिका में नहीं पाया था। अगला है केंद्रक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। तो ये दोनों में पाया था, लेकिन प्रॉब्लम ये है, बस खाली इसमें अंतर क्या है, पादप कोशिका में ये कोशिका भित्ति के पास, जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट कोशिका हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेल मतलब जंतु कोशिका हो गया। तो प्लांट कोशिका में जो हमारा न्यूक्लियस है, यहाँ पे कोशिका भित्ति के बगल में पाया जाएगा, जबकि जंतु कोशिका में क्या पाया जाएगा, सेंटर में, बीच में पाया जाता है। अब केंद्रक झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, दोनों में उपस्थित होता है, दोनों में पाया था। कोशिका द्रव्य दोनों में पाया था। प्लास्टिड सिर्फ प्लांट्स में पाया था, पादप में, जबकि एनिमल में नहीं पाया था। रिक्तिकाएं सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में पाया था, बाकी जंतु कोशिका में क्या होता है, अनुपस्थित होता, मतलब अब्सेंट होता है, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9, जंतु में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल, ठीक है। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, सभी जंतुओं के द्वारा अपने जैसा संतान एक नया पैदा करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। सभी जंतु अपने जैसी संतान पैदा करते हैं, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अब जनन 2 प्रकार का होता है, एक हमारा होता है लैंगिक और एक होता है अलैंगिक। लैंगिक बोलते हैं सेक्सुअल, जिसमें मेल फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, और अलैंगिक जिसमें असेक्सुअल, जिसमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मतलब एक ही, चाहे मेल या फीमेल, मतलब आपस में क्या, मतलब अलग अलग जनन करने में सक्षम होते हैं। अब लैंगिक जनन क्या होता है, इस प्रकार का जनन जिसमें नर और मादा युग्मक का संलयन होता है। मतलब मेल गैमेट, जो मेल का गैमेट होता है फीमेल, जैसे मान लीजिए ह्यूमन बॉडी में मेल गैमेट किसे बोलते हैं, स्पर्म, और फीमेल गैमेट किसे बोलते हैं, ओवम। मतलब इसमें स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, एम्ब्रियो बनता है, फीटस बनता है, बेबी बनता है, ठीक है। तो इसे लैंगिक जनन बोलते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है, उसे हम लोग लैंगिक जनन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला अलैंगिक जनन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, मतलब एक ही जनक होगा, चाहे मेल या फीमेल। अब देखते हैं अगला, नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, ठीक है। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टिस। तो ह्यूमन बॉडी में जो मेल में होता है, एक पेयर क्या होता है, टेस्टिस, मतलब एक जोड़ा क्या होता है, टेस्टिस होता है, वृषण होता है 2 ठे, और 2 शुक्राणु नलिकाएं होती है, जिसे हम लोग वास्ट डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक शिश्न, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग, या इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना है।
वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो जो हमारा वृषण होता है मतलब टेस्टिस होता है, ये क्या करता है, मेल गैमेट नर युग्मक को क्या करता है, उत्पन्न करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। रिप्रोडक्शन में, जनन में यही शुक्राणु पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। शुक्राणु यद्यपि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य और एक पूंछ होता है। जैसे स्पर्म हो गया ना, ये स्पर्म तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये हमारा इसका हेड हो गया, या मध्य पार्ट हो गया, इसका टेल होता है। ये जो टेल होता है इसका पूंछ होता है, ये इसको क्या करता है, मूव करने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। तो हर शुक्राणु में कोशिका के सामान्य घटक संगठक पाया जाता है। मतलब स्पर्म में तो एक सेल होता है, तो सेल के अंदर जितने भी कोशिका अंग होते होंगे, जितने भी सेल ऑर्गन, वो इसमें भी पाए जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट है, नोट ध्यान रखना, शुक्राणु में जो पूंछ होते हैं गति करने में सहायता, मतलब इसको जैसे मान लीजिए फीमेल के अंदर जब ये एंटर करता है तो इसको वहां तक पहुंचने में, ओवम तक पहुंचने में कौन हेल्प करता है, ये इसका जो टेल होता है, पूंछ होता है, ये इसको क्या करता है, ट्रेवल करने में हेल्प करता है, मतलब गति करने में सहायता करता है। इसकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचते हैं, ओवम तक क्या होते हैं, पहुंचते हैं, और ओवम से क्या होगा, फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, उसके बाद बेबी का निर्माण होता है। यही प्रोसेस सब जगह होता है, चाहे एनिमल्स में हो गया, चाहे भी प्लांट्स में भी हो गया, ठीक है। अगला मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, मतलब क्या होता है, अंडाशय दो होते हैं, ओवरी जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, अंडवाहिनी जिसे हम लोग डिंब वाहिनी या इसे हम लोग फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्वेश्चन पूछता है फर्टिलाइजेशन निषेचन कहाँ पे होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, अर्थात स्पर्म और ओवम कहाँ पे मिलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं, जिसे हम लोग अंडवाहिनी बोलते हैं, यहीं पे निषेचन होता है। इसके बाद आता है गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, यूट्रस, जहाँ पे बेबी क्या पलते हैं, मतलब जैसे फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आएगा कहाँ पे, यूट्रस में, जिसे हम लोग गर्भाशय बोलते हैं, ठीक है। इसी यूट्रस में बेबी का निर्माण होता है, मतलब बेबी विकसित करता है, डेवलप करता है, ठीक है। अंडाशय जो होता है मादा युग्मक उत्पन्न करता है, इसे हम लोग अंडाणु बोलते हैं। तो जो ओवरी होता है ये क्या करता है, ओवम का निर्माण करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। फीमेल गैमेट इसे बोलते हैं, मादा युग्मक इसी को बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, स्त्रियों में प्रतिमास दोनों अंडों से एक अंडाशय से विकसित अंडाणु अथवा डिंब का निर्मोचन अंडवाहिनी में होता है। मतलब पूरे महीने में एक बार दोनों ओवरी से, मतलब अगर एक बार इस ओवरी से अंडाशय निकल के इस अंडाशय से अगर ओवम बना तो इससे नहीं बनेगा, मतलब एक ही बार होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, अंडाशय से एक ओवम बन के फैलोपियन ट्यूब में आ जाएगा, और उस कंडीशन में अगर स्पर्म इससे जाके फर्टिलाइज कर गया, मतलब मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बेबी का निर्माण होगा, नहीं तो बेबी का निर्माण नहीं होगा। अगले महीने फिर यही प्रोसेस होगा, और ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट है, गर्भाशय क्या होता है, गर्भाशय वह भाग होता है जहाँ पे शिशु का विकास होता है। शुक्राणु की तरह अंडाणु भी क्या होता है, एकल कोशिका, मतलब जो हमारा मेल गैमेट है जिसे शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, और फीमेल गैमेट जिसे अंडाणु बोलते हैं, ये क्या होता है, एकल कोशिका होता है, सिंगुलर सेल होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, ठीक है। तो गर्भाशय समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट है, निषेचन क्या होता है, तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। निषेचन जैसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जब शुक्राणु अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ संलयन हो जाता है, मतलब जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का यह संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब नोट ध्यान रखना, निषेचन के समय शुक्राणु तथा अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, इसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का स्वरूप क्या बनता है, जाइगोट बनता है, और यही जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनता है, फिर फीटस बनता है, फिर फीटस बनने के बाद बेबी कंप्लीट हो जाता है, मतलब फीटस एक कंप्लीट, मतलब बेबी कंप्लीट बन चुका है, उसके बाद क्या होता है, बेबी बॉडी से बाहर आता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अब निषेचन के प्रकार है, अगला टॉपिक क्या हमारा, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक होता है हमारा आंतरिक निषेचन। आंतरिक निषेचन क्या होता है, ऐसा निषेचन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन बोलते हैं। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते, मुर्गी, इन सब में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। बाह्य निषेचन क्या होता है, जो फीमेल बॉडी के बाहर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन बोलते हैं। जैसे मछली हो गया, स्टारफिश हो गया, मेढक, पॉइंट ध्यान रखना। मेढक में कई बार क्वेश्चन पूछेगा, मेढक में कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन होता है, क्या होता है, बाह्य निषेचन होता है। अगला हमारा है IVF, जिसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जैसे बहुत सारी महिलाएं होती हैं, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से वो मां नहीं बन सकती, तो मतलब उनके गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम, गर्भाशय बोल रहे हैं, अंडवाहिनी जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिनसे वो बेबी नहीं हो सकता उनसे, ठीक है। उस कंडीशन में एक कृत्रिम रूप से, मतलब उनके शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, एक कृत्रिम रूप से। एक ट्यूब होता है, उस ट्यूब में क्या करते हैं, मेल गैमेट स्पर्म को, ठीक है, और फीमेल गैमेट, ठीक है, ओवम को फ्यूज कराता है, फर्टिलाइजेशन कराता है। ये कहाँ होता है, बॉडी के बाहर होता है, और ये जब जाइगोट बन जाता है तो उसको 7 से 8 दिन तक उसमें स्टोर रखने के बाद फिर से फीमेल के यूट्रस में वापस डाल दिया था। और ये जो बेबी का विकास होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो शरीर के बाहर होता है, लेकिन जो बेबी का विकास होता है कहाँ पे होता है, महिला के पेट में ही होता है, मतलब यूट्रस में, गर्भाशय में ही होता है, ठीक है। अब ये जो बेबी का फर्टिलाइजेशन कहाँ पे, एक टेस्ट ट्यूब में होता है, कहाँ पे होता है,
टेस्ट ट्यूब में, शरीर के बाहर, इसलिए इस बेबी को हम लोग टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। और एक मतलब अच्छा मतलब टेक्नोलॉजी है, मतलब बहुत सारी महिलाएं जिनको ये प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, लेकिन आईवीएफ आने से बहुत सारे महिलाओं की लाइफ में बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये अच्छा टेक्नोलॉजी है। तो ये समझना का मतलब ह्यूमन बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आईवीएफ। और जो बेबी बनता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। बेबी का जो मतलब जो फ्यूजन होगा, ठीक है, फ्यूजन जो होगा, जो निषेचन बॉडी के बाहर होगा, लेकिन जो उसका डेवलप होगा, विकास होगा, ठीक है, एम्ब्रियो फीटस कहाँ बनेगा? ह्यूमन बॉडी के अंदर, मतलब महिला के अंदर ही बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट है भ्रूण का परिवर्धन क्या होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है, जिसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं, जो विकसित होकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब भ्रूण बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है, और एम्ब्रियो आगे चल के फीटस बनता है, ठीक है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है, तत्पश्चात उसके बाद कोशिकाएं सामूहिक होने लगती हैं तथा विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का क्या होता है? परिवर्तित, मतलब सेल क्या होगा? विभाजित होने लगेंगे, फिर सेल मिलके और टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलके ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम मिलके कंप्लीट बॉडी बनाती है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण का परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है जरायुज जंतु। जरायुज जंतु जैसे हम लोग पढ़ेंगे क्या पढ़ते हैं? किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो आप हम लोग पढ़ेंगे मैमल्स को हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। उसी में से एक जरायुज जंतु, मतलब कंफ्यूज हूं मैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? जरायुज जंतु को हम लोग पढ़ेंगे तो आपको हम डिटेल्स में बता देंगे, ठीक है। जरायुज जंतु क्या होता है? वे जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देते हैं, मतलब सीधे बेबी को जन्म देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज जंतु बोलते हैं। जैसे गाय हो गया, बिल्ली हो गया, मनुष्य। तो बस खाली इसमें टर्म ध्यान रखना, जरायुज जंतु होते क्या है? जो सीधे सीधे बेबी को जन्म देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जरायुज जंतु बोलते हैं, ठीक है। अब अगला है अंडप्रज जंतु। ये तो नाम से क्लियर है, अंडप्रजक, अंड जो अंडा देते हो, ठीक है, वे जंतु जो अंडे देते हो और उस अंडे से बेबी उनका बाहर निकलता हो, जैसे मेढक हो गया, छिपकली हो गया, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगला हमारा कायांतरण। कायांतरण क्या होता है? लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कायांतरण। मतलब जो लार्वा होता है, जैसे मान लिया टेडपोल को क्या बोलते हैं? लार्वा बोलते हैं। और इससे परिवर्तन वयस्क बनना, मतलब एक डेवलप बॉडी बनना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। टेडपोल जो मेढक के बच्चे होते हैं, जो पानी में रहते हैं, टेडपोल लार्वा जिसमें मछली के गुड़ पाया जाता है। जैसे टेडपोल जो होते हैं, आप देखेंगे जो मेढक के बच्चे होते हैं वो एकदम मछली के जैसे लगते हैं, तो मछली के अंदर गुड़ पाया जाता है। इससे क्या होता है? वयस्क मेढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है। मतलब टेडपोल से क्या बनना? एक मेढक बनना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। मेढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने की क्रिया तक 3 अवस्थाएं स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें 3 अवस्था होता है। सबसे पहले अंडा हुआ, अंडे से बाहर निकलेगा टेडपोल, जैसे बेबी बोलते हैं, लार्वा, और उसके बाद वयस्क मेढक बनता है। तो 3 स्टेज में होते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है मादा मेढक, मतलब जो फीमेल मेढक है, पानी में अंडे देती है, जहां शुक्राणु द्वारा इनका बाह्य निषेचन होता है। तो बताया ना, मेढक में क्या होता है? बाह्य निषेचन, बॉडी के बाहर निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन। निषेचन के बाद अंडों से टेडपोल निकलते हैं। इनकी प्रकृति जलीय जीव मछली जैसी होती है। इसमें मेढक के भी कई गुण, मतलब मेढक के कोई गुण इसमें नहीं पाए जाते, मतलब ये मछली जैसे होते हैं। टेडपोल में परिवर्तन इस प्रकार से होता है जो वयस्क मेढक का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियां, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सी विधियां होती हैं? तो मुकुलन क्या होता है? मुकुलन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है और ईस्ट में। मुकुलन क्या होता है? मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है, इससे एक बड निकलेगा, कली निकलेगा, और ये विकसित करते 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 धीमे धीमे ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसी को हम लोग मुकुल भी बोलते हैं। ये अलग होकर एक दूसरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन। मुकुलन में बस खाली इतना ध्यान रखना है, हाइड्रा और ईस्ट में होता है मुकुलन। बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अगला द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन जब जीव खंडित होकर, मतलब एक कोई जीव है, इसको खंडित होकर 2 पार्ट में बढ़ जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विखंडन बोलते हैं। जैसे अमीबा में क्या होता है? द्विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जैसे अमीबा कोई शेप होता नहीं है, ये बीच में से टूटने लगेगा, फिर टूट के 2 अलग अलग जीव बन जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विखंडन। तो ध्यान रखना, द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा में होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना और कुछ नहीं। क्लोनिंग क्या होता है? क्लोनिंग क्या होता है? किसी समरूप कोशिका या किसी जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव को कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्लोनिंग कहलाता है। मतलब इसमें कृत्रिम रूप से, मतलब कोई जानवर है या मान लो कोई जीव है, उसका कृत्रिम रूप से एकदम उसके जैसा समरूप जैसा बना देना क्या कहलाता है? क्लोनिंग कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे नोट ध्यान रखना है, किसी जंतु का सफलतापूर्वक क्लोनिंग सर्वप्रथम इयान विल्मट ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले विश्व में क्लोनिंग का किसने किया था? इयान विल्मट ने किया था, और उनके सहयोगियों ने, मतलब इयान विल्मट और उनके सहयोगियों ने कहाँ पे किया था? एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में, ठीक है। स्कॉटलैंड की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे, जिसका नाम है रोजलिन इंस्टीट्यूट में। मतलब अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहला क्लोनिंग किसने किया था? इयान विल्मट में। कहाँ पे किया था? स्कॉटलैंड में किया था। उन्होंने एक भेड़ का क्लोन बनाया था, मतलब पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में सबसे पहला जिसका क्लोन बनाया गया था वो एक भेड़ था, और उसका नाम क्या था? डॉली था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब बड़े एग्जाम में, यूपीएससी मतलब हायर एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहला जो क्लोन बनाया गया था वो क्या था? भेड़ था, उसका नाम क्या था? डॉली था, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। और इस डॉली का जन्म 1996 में कब किया गया था? मतलब इसका निर्माण कब बनाया गया था? 5 जुलाई 1996 में किया गया था। यह क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनधारी था। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है।
अगला चैप्टर है 10वां चैप्टर किशोरावस्था की ओर। ठीक है, देखते हैं। तो किशोरावस्था क्या होता है? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। इसका मतलब किशोरावस्था उसको बोलते हैं जब मेल या फीमेल, लड़का या लड़की, मतलब प्रजनन करने में सक्षम हो जाते हैं। इसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? किशोरावस्था बोलते हैं। ठीक है, किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर 18 या 19 वर्ष तक रहती है। ठीक है, 18 वर्ष मतलब 11 वर्ष, 11-12 मतलब महिलाएं जो होती हैं थोड़ी सी उनकी मैच्योरिटी 11 से 12 साल की उम्र में आती है, और जो लड़के होते हैं उनमें 14 से 15 साल के बीच में, मतलब लड़कियों में मैच्योरिटी थोड़ी सी पहले आ जाती है। ठीक है, तो किशोरावस्था का एज जो लगभग 11-12 से लेके 18-19 तक होता है। अब टीनेजर्स किसे बोलते हैं? नाम सुनते हैं टीनेजर। टीनेजर जो किशोर होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टीनेजर बोलते हैं। मतलब ये जो आयु के बीच के लोग होते हैं इन्हीं को हम लोग टीनेजर बोलते हैं। ठीक है, लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व हो जाती है। मतलब जो महिलाएं होती है, लड़कियां होती है, वो लड़कों से पहले थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है, मतलब उनके अंदर जनन क्षमता थोड़ा सा पहले विकसित हो जाता है, मतलब 1 से 2 साल पहले विकसित हो जाता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, अगला टॉपिक है यौन आरंभ। यौन आरंभ क्या होता है? यौनावस्था मतलब यौनावस्था। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौन आरंभ कहलाते हैं। मतलब जो किशोरावस्था के दौरान ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन होने लगते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यौन आरंभ। आरंभ मतलब यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का विकास। इस कंडीशन में मतलब यौन आरंभ के समय में लड़के और लड़कियों में जनन क्षमता का क्या होता है? विकास होने लगता है, जिसमें वो प्रजनन कर सकते हैं, मतलब मम्मी या पापा मतलब डेवलप बनने का वो गुण उनके अंदर डेवलप होने लगता है। ठीक है, अगला पॉइंट है यौन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। अब यौन आरंभ में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, सबसे पहले लंबाई में वृद्धि। सबसे क्या होता है? लंबाई में वृद्धि। और इसमें क्या होता है? लड़के लड़कियों का लंबाई बहुत तेजी से अचानक से बढ़ जाता है, और ये लड़कियों में स्पेशली देखा जाता है। मतलब लड़कों में उतना नहीं, लेकिन लड़कियों में अचानक से हाइट बढ़ जाता है, या तो छोटी सी रह जाएंगी या तो अचानक से उनका हाइट बढ़ जाता है। तो ये लंबाई में वृद्धि होता है। स्वर में परिवर्तन मतलब उनकी आवाज में भी परिवर्तन होने लगता है। जब मतलब यौन आरंभ से पहले का उनका आवाज बहुत पतला होता है, चाहे लड़के हो गए चाहे लड़कियां हो गई, तो इनकी आवाज में भी क्या होता है? परिवर्तन। अब इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ये पोथा लिखा है तो कुछ नहीं, बस खाली लंबाई में वृद्धि, स्वर में परिवर्तन होता है, बस इतना सब ध्यान रखना। ठीक है, श्वेत नहीं, ये स्वेद है। ठीक है, स्वेद मतलब पसीना। तो बॉडी में स्वेद और तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में क्या होती है? वृद्धि होने लगती है। मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पसीना और जो तैलीय ग्रंथि होती है, जिसे सेबेस्कस ग्लैंड बोलते हैं, और इसे हम लोग स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या हो जाती है? वृद्धि होने लगती है। उस कंडीशन में जो इनसे जो तेल या फिर मतलब पसीना का स्राव अधिक होने लगता है, जिसके कारण जो ये किशोरावस्था जब स्टार्ट होता है तो लड़के लड़कियों के चेहरे पे बहुत सारे दाने निकलने लगते हैं, जिसे फुंसिया या फिर मुहासे बोलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब स्टेज का ही प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं कि किसी की बॉडी में प्रॉब्लम होती है, ये स्टेज होता है, सभी को होता है। ठीक है, दाने निकलते हैं चेहरे पे, फुंसिया निकल जाता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना। अब अगला पॉइंट है नोट ध्यान रखना, श्वेत ग्रंथि, तेल ग्रंथि तथा लाल ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वहियों द्वारा स्रावित करती है। देखिए जैसे श्वेत ग्रंथि हो गया, तेल ग्रंथि, लाल ग्रंथि, हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथ और अंतःस्रावी ग्रंथ। जो बाह्यस्रावी ग्रंथ होते हैं उसमें क्या बनते हैं? एंजाइम बनते हैं, जूस बनते हैं, जो ब्लड में जाके नहीं मिलते, उनके लिए एक नली की जरूरत होती है, एक पाइप की जरूरत होती है, तो उन्हें उनको कहाँ पर स्रावित करते हैं? वहिकाओं में। और जो अंतःस्रावी ग्रंथ एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, यहाँ पे हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? हार्मोन। और हार्मोन को सीधे ब्लड में मिलाना होता है, इसलिए यहाँ पे कोई नली की जरूरत नहीं होती है। मतलब ये नलिका विहीन ग्रंथि भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसमें नलिका की जरूरत नहीं होती है। इसको हम लोग एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड वहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, अब आगे का टॉपिक हमारा अगला जनन अंगों का विकास। मतलब ह्यूमन बॉडी में जब यौन आरंभ होता है तो जनन अंगों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से क्या होता है? डेवलपमेंट होने लगता है। इस अवस्था में नर जनन अंग जैसे वृषण और शिश्न, जिसे हम लोग पेनिस बोलते हैं, पूर्णतः विकसित हो जाता है। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी आरंभ हो जाता है, और लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि कर, अंडाशय मतलब ओवरी। ठीक है, जहाँ पे फीमेल गैमेट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। अंड परिपक्व होने लगते हैं, अंड मतलब ओवम परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। अगला पॉइंट है मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता भी प्राप्त होने लगता है। मतलब इस अवस्था में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, मतलब उनका मानसिक विकास हो जाता है, चीजों को समझने लगते हैं, संवेदनशीलता उनके अंदर बढ़ जाती है, चीजों को समझते हैं, हमको ये काम कैसे करना है कैसे नहीं करना, मतलब वो सोचने लगते हैं, मानसिक विकास हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है छठवां। ठीक है, क्या है? गौड़ लैंगिक लक्षण। गौड़ लैंगिक लक्षण क्या होता है? युवा अवस्था में लड़कियों में स्तनों मतलब स्तनों का विकास होने लगता है। ठीक है, और लड़कों के चेहरे पे बाल उग जाते हैं। तो ये सबसे मतलब बेसिक जो लक्षण होता है। तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है? स्तन, जिसे हम लोग चेस्ट बोलते हैं, उसका विकास होने लगता है। ठीक है, और ह्यूमन बॉडी मतलब लड़कों के अंदर चेहरे पे क्या आता है? दाढ़ी, बाल मतलब दाढ़ी मूछ आने लगते हैं। ठीक है, ये इसका क्या होता है? गौड़ लक्षण। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गौड़ लक्षण बोलते हैं। अब गौड़ लैंगिक लक्षण उन्हें बोलते हैं जिनसे हम लोग देख के ये पहचान सकते हैं कि ये लड़का है या फिर लड़की है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गौड़ लैंगिक लक्षण बोलते हैं। अब नोट ध्यान रखना
किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रण होते हैं, मतलब किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होते हैं, ठीक है। अब लिंग हार्मोन क्या होता है, जेंडर हार्मोन, जैसे मेल के अंदर अलग हार्मोन होता है, फीमेल के अंदर अलग हार्मोन होता है। नर में वृषण द्वारा तथा मादा में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन को हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग हार्मोन, मतलब एक ऐसा हार्मोन जो मेल में, कहाँ पे, मेल रिप्रोडक्टिव मतलब वृषण से, टेस्टिस से रिलीज होता है, और महिला में, फीमेल में क्या होता है, अंडाशय से स्रावित होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। अब ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है नर लिंग हार्मोन, जैसे मेल हार्मोन जो हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, नर लिंग हार्मोन किसे बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को बोलते हैं। इसका कार्य क्या होता है, यह वृषण द्वारा स्रावित होता है। सबसे पहला ये पॉइंट होगा कि यहाँ कहाँ से स्रावित होता है, वृषण से या टेस्टिस से। यह शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है, मतलब शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता उत्पन्न करता है टेस्टोस्टेरोन। अब मादा लिंग हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन। इसमें हम लोग 3 पढ़ेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। हालांकि क्लास 8 में तो दिया नहीं है, तो हम लोग सिर्फ एस्ट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे, जो दिया खाली हम लोग वही स्टडी करेंगे। इसका कार्य क्या होता है, सबसे पहले तो ये अंडाशय से स्रावित होता है या गर्भधारण में सहायक होता है, मतलब प्रेगनेंसी में क्या करता है, हेल्प करता है। अब नोट ध्यान रखना है, नर हार्मोन व मादा हार्मोन के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है, जो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। मतलब मेल हार्मोन ये वह नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब मेल हार्मोन या फीमेल हार्मोन को जो नियंत्रण करने, उनके उत्पादन को नियंत्रित कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, हेड में पाया जाता है, ठीक है। हम लोग आगे जब ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा जनन प्रकार प्रारंभ करने में हार्मोन की जो क्या क्या भूमिका होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वह शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सके। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु और वृषण में शुक्राणु को परिपक्व होने को नियंत्रित करते हैं। अभी हम लोग पढ़े जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो फीमेल, मतलब फीमेल गैमेट अंडाणु को नियंत्रित करता है और मेल गैमेट में स्पर्म को नियंत्रित करता है, जिसे हम लोग शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है मानव में जनन काल की अवधि। मानव में जनन काल की अवधि क्या होती है, इसमें सिंपल सा पूछेगा, मतलब इसमें तो क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता पूछेगा। तो फीमेल में थोड़ा सा ये मैच्योरिटी पहले आता है, जैसे 12 वर्ष की अवस्था से शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक फीमेल जो होती है, लड़कियां जो होती हैं, फीमेल महिलाएं जो होती हैं, मतलब क्या कर सकती है, जनन कर सकती है। इसके बाद इनकी जनन क्षमता खत्म हो जाती है, ठीक है। उसके जो मेल होते हैं इनका लगभग 14 से 15 वर्ष की आयु से स्टार्ट होकर ये लगभग कहाँ तक चलता है, मतलब उम्र भर तक चलता है, ठीक है। मतलब उम्र भर तक ये लोग क्या जनन कर सकते हैं। फीमेल का जो जनन काल होता है 12 से 14 से लेकर 45 से 50 साल तक के बीच का होता है। बस इतना ध्यान रखना है, इसमें और कुछ नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है ऋतुस्राव, इसी को हम लोग रजोधर्म, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, एमसी शॉर्टकट में बोला जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है, गर्भाशय की दीवार मोटी अथवा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन ना होने पर, मतलब ये हर साल में होता है, मतलब ये तो नॉर्मली बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। निषेचन ना होने पर धीरे धीरे टूटने लगती है और रुधिर या म्यूकस के रूप में ये योनि, ठीक है, वजाना के मार्ग से ये बाहर निकलने लगती है, ठीक है। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऋतुस्राव या रजोधर्म बोलते हैं। ये हर महीने में होता है। बाकी ये नॉर्मल सी चीज़ें हर कोई समझ सकता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम में आता है ऐसे तो टॉपिक को ना ऐसे मतलब हवा बना दिया था कि मतलब क्या चीज़ बोल दिया गया, बट नहीं, ये चीज़ होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। कोई भी टीचर पढ़ाए या कहीं भी, ठीक है, अगर आप लोग भी कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन कहीं पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीज़ से मतलब घबराइए नहीं, ये नॉर्मल एजुकेशनल चीज़ है और डेफिनेटली ये होना चाहिए। हमारे देश की मतलब एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार है, यहाँ पे सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया नहीं जाता, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम में जितने भी क्राइम हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, हैरेसमेंट हो रहा है, ये सब इसका सबसे मेन रीजन है सेक्स एजुकेशन का अभाव। अगर सेक्स एजुकेशन हमारे देश में होता तो चीज़ों को हम लोग अच्छे तरीके से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम हमारे देश में अगर ऐसा कोई वर्ड यूज कर लिया जाए पब्लिकली तो सब ऐसे मुंह देखते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मल सी चीज़, अगर आपके सामने भी आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो उसको नॉर्मली डील कीजिए। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, गंवारों के तरीके से नहीं डील करना उन लोग को, ठीक है। तो ऋतुस्राव क्या होता है, लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहले रजोधर्म यौना आरंभ में होता है, मतलब पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल, पहली बार जब पीरियड्स आता है महिलाओं में, लड़कियों में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं, जब पहली बार पीरियड्स आता है। यह लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। तो वही हुआ, रजोदर्शन शुरू जब होता है, मतलब पीरियड आने शुरू होते हैं, तो इस काल से लेके 45 से 50 साल के तक ये बंद हो जाता है। तो इसका मतलब इसी काल के बीच में जो महिलाएं होती है प्रजनन कर सकती है, जनन कर सकती है, माँ बन सकती है, ठीक है। और ऋतुस्राव के रुक जाने को हम लोग रजोनिवृत्ति बोलते हैं। मतलब सबसे पहली बार जब रजोधर्म आएगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या फिर पीरियड आएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। और सबसे अंतिम बार जब आएगा, जब रुक जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ऋतुस्राव का रुक जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है।
अब अगला पॉइंट है संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। अब इसमें पूरा पॉइंट लिखा हुआ है, हम इसको पोथा नहीं पढ़ेंगे, हम शॉर्टकट में आप लोग को समझा देते हैं। मतलब ये डिसाइड करना है कि लड़का मतलब जो बेबी होने वाला है मेल होगा या फीमेल। प्रत्येक कोशिका में ह्यूमन बॉडी में 23 जोड़ी क्या होते हैं, क्रोमोजोम पाया जाता है, जितने से जो 22 जोड़ी होता है सब में सेम होता है, मतलब 44 सेम होते हैं। जैसे मेल हो गया, इधर हम लोग फीमेल लेते हैं, तो मेल का जो 23वां जोड़ा होता है मतलब 45वां 46 जो एक्स वाई क्रोमोजोम होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मेल से एक्स आया, ठीक है, क्रोमोजोम, और फीमेल से भी एक्स आया, इस कंडीशन में जो बेबी बनेगी वो फीमेल बनेगी, मतलब लड़की होगी, क्या होगी, फीमेल बेबी होगी। और अगर यहाँ पे मेल से वाई आया और फीमेल से एक्स आया, मतलब वाई एक्स एक्स वाई मिलेगा, तो इस कंडीशन में जो बेबी होगा हमारा मेल होगा। इसका मतलब लड़का होगा या लड़की पूरी तरीके से मेल पे डिपेंड करता है। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जहाँ पे अभी भी बहुत सारी जगह पे फीमेल को इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है कि हाँ मतलब अगर लड़का नहीं हो रहा तो इसका मतलब महिलाओं में कमी है। अरे भैया ये कोई नेचुरल चीज़ें हैं, किसी में कमी नहीं है, ठीक है। और अगर कमी भी है तो ये मानेंगे मेल में कमी है, फीमेल में कोई कमी नहीं है, क्योंकि डिपेंड ही नहीं, महिलाओं का तो सेम है, सभी क्रोमोजोम सेम है। पेयर किस में अलग है, मेल में कम होता है, क्योंकि लास्ट जो 23वां जोड़ा था एक्स वाई होता है, जब तक वाई नहीं आएगा तब तक ये मिलेगा नहीं। महिला की तरफ से तो हमेशा एक्स ही क्रोमोजोम रहेगा, लेकिन मेल की तरफ से एक्स होगा कि वाई होगा ये तो डिपेंड करता है, ठीक है, नेचुरल चीजें। तो ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। अब लिंग हार्मोन के अलावा और कौन कौन से हार्मोन होते हैं। सबसे पहला पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से कई सारे ग्रंथ निकलते हैं बॉडी से, ठीक है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि बॉडी के सभी ग्लैंड्स को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। यह हमारे मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित होता है। इसका आकार मटर के दाने के आकार का होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाविधि पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड। अब आप लोग के लिए एक सवाल है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड मतलब इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन नियंत्रित करता है, उसको बताना है, ठीक है। अगला थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड यहाँ पे गले के पास जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है। यह ग्रंथ सांस नली के दोनों ओर अधर तल पर स्थित होता है। इससे जो स्रावित हार्मोन होता है इसे हम लोग थायरॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन, जो आयोडीन द्वारा बनता है। इसका मतलब अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा, और थायरॉक्सिन नहीं निकलेगा तो गले में सूजन आ जाएगा, जिसको हम लोग ग्वाइटर रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्वाइटर। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर रोग होता है, तो इसी के कारण होता है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। अगला एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनल हार्मोन ये क्या होता है, ग्रंथ वृक्क के ऊपरी भाग पर स्थित हो। वृक्क मतलब होता है किडनी के ऊपरी भाग, मान लिया हमारा किडनी है ना, किडनी के ऊपरी भाग में पाया जाता है एड्रेनल हार्मोन। यहाँ से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। यह रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। नमक की मात्रा का मतलब ब्लड प्रेशर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, एड्रेनलिन हार्मोन। इसको एक और नाम से लड़ो उड़ो हार्मोन बोलते हैं, ठीक है, लड़ो उड़ो हार्मोन, या इसी को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। अगला अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जिसे लोग पैनक्रियाज बोलते हैं। हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है, एक हमारा एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, एक होता है मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड जो होता है उसे अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी में एकमात्र ऐसा ग्लैंड है जो मिक्स ग्लैंड है, ठीक है, जिसमें से हार्मोन भी निकलता है और एंजाइम भी निकलता है। लेकिन इतना तो डिटेल्स इसमें दिया नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह अग्नाशय के अमाशय के नीचे, पेट के नीचे स्थित होता है। इससे स्रावित जो हार्मोन होता है इंसुलिन, इसमें कई प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एंजाइम हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये क्या हो गया, एंजाइम्स निकलते हैं, और ऐसे हार्मोन भी निकलते हैं, ठीक है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, ब्लड में जो शुगर की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, उसको नियंत्रित करना। अगर इसकी इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे एक रोग हो जाता है, हम लोग मधुमेह रोग बोलते हैं, जिसे हम लोग डायबिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना। अगला नोट ध्यान रखना, लार्वा से वयस्क बनने वाले परिवर्तन को कायंत्रण कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। कीटों में कायंत्रण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। तो ये सिंपल सी बात है, समझ सकते हैं, ठीक है। अगला है जननात्मक स्वस्थ। जननात्मक स्वस्थ क्या होता है, एक व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब स्वास्थ्य, हेल्थ क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर किसी भी इंसान का, चाहे मेल फीमेल या किसी भी जीव का, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और उसके बाद में आर्थिक, मतलब क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली, हर तरीके से सेटल होना, मतलब स्वस्थ होना, ये क्या कहलाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है, हेल्थ कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है किशोर की पोषण की आवश्यकता है, ठीक है, मतलब जो किशोरों में पोषण, संतुलित आहार, ठीक है। संतुलित आहार क्या होता है, ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसके अंतर्गत बॉडी के जितने भी नीड होती है, जितने न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, वो एक कंप्लीट मात्रा में और एक सही अनुपात में हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल और सब्जियां होती है, हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। अब एक पॉइंट ध्यान रखना है, लोहा तत्व रुधिर का निर्माण करता है। इसका मतलब आरबीसी का निर्माण कौन करता है, लोहा। मतलब लोहा की कमी से रक्त की कमी हो जाती है, बोलते हैं रक्त की कमी हो गई ना, इसका मतलब क्या हो गया, आरबीसी की घट गया, आरबीसी की कमी हो गई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमिया, रक्त अल्पता, एनीमिया। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना।
अगला पॉइंट है व्यक्तिगत स्वच्छता। अब इसमें क्या ही समझाना, पर्सनल हाइजीन, भैया धुलना ना नहाना धोना ये सब क्या पर्सनल हाइजीन में आता है, इसमें कुछ समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, ठीक है, पर्सनल हाइजीन, ठीक है। अब शारीरिक व्यायाम एक्सरसाइज करना, ये सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे दिया है नशीली दवा का निषेध, मतलब जो ड्रग्स होता है नशीली दवा, इनका उपयोग नहीं करना चाहिए, इनका क्या क्या हानिकारक है। आप लोग अपने आसपास में भी देख सकते हैं, कोई नाली में पड़ा मिला, कहीं रोड किनारे सोया पड़ा, तो ये नशीली दवाओं या फिर मतलब नशीले पदार्थ का ही क्या है, क्या बोल सकते हैं, मतलब बुराई है, ठीक है, कमियां हैं। अगला पॉइंट हमारा एड्स, ठीक है। एड्स एक बीमारी होता है जिसका इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर स्पेलिंग में और स्पेलिंग तो ठीक है, अगर कोई गलती होगा तो स्पेलिंग सही कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह रोग HIV नामक विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। ये पॉइंट है, एड्स किस वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है। इसे कारण यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा फैलता है। मतलब जो एड्स हो गया, HIV हो गया, ये कैसे फैलता है, मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी का ब्लड अगर कहीं पे लगा और वो जैसे मान लीजिए सेविंग कराने का, सेविंग कराने दाढ़ी कटाए, ब्लड लग गया और वो इंसान मतलब अगर उसको HIV है, एड्स है, तो आपको भी हो जाएगा अगर उससे उसको आपने यूज किया। या फिजिकल रिलेशन, मतलब जब मेल फीमेल के बीच में जो फिजिकल रिलेशन बनता है, इसके कारण भी होता है। मान लीजिए मेल या फीमेल के अंदर अगर HIV वायरस है, तो अगर उससे रिलेशन या संबंध बनाया जाता है तो मेल दूसरे मतलब उसके पार्टनर को भी हो जाएगा, मतलब शारीरिक संपर्क से भी क्या होता है, एड्स फैलता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसी के साथ एक क्लास कंप्लीट होता है, इसके आगे क्लास हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।